एक बार स्वागत है आप लोगों को जेपीएससी विद अमन की क्लास में। यह क्लास सेमेस्टर 1 वाले स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहेगा जिनका ग्रेजुएशन 2022 से लेकर 2026 में कंप्लीट होगा। ये पेपर जो है ये MJ1 पेपर है, यानी मेजर कोर्स है, ठीक है। और आप लोगों को बता दें यह पॉलिटिकल साइंस वाले ऑनर्स पेपर वाले स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहेगा। आई होप यह क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के महत्व एवं मुख्य सिद्धांत का वर्णन करें। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है साथियों, तो आपको सबसे पहले आप लोगों को इंट्रोडक्शन यानी भूमिका से स्टार्ट करना चाहिए, यानी इंट्रोडक्शन से क्लास को यानी क्वेश्चन के आंसर को स्टार्ट करना चाहिए। देखिए कैसे इजी वे में इंट्रोडक्शन यानी परिचय दिया जाता है। देखिए संविधान की प्रस्तावना, जो संविधान का जो प्रस्तावना है वह प्रकाश पुंज की भांति इतिहास की उदित विचार की अवधारणा है। मतलब जो संविधान है वह हमारे इतिहास को दिखाता है, ठीक है। इस बात को आप लोगों को याद रखना है। आगे देखिए, जो संविधान के प्रवेश द्वार के साथ लक्ष्य, उद्देश्य, आदेश का प्रतिबिंब दिखाई देता है। मतलब संविधान का जो द्वार है, प्रवेश द्वार है, उसके साथ लक्ष्य और उद्देश्य और आदेश का प्रतिबिंब दिखाई देता है। इसके जनता के स्रोतों की शक्ति की अवधारणा के साथ साथ नैतिक और आध्यात्मिक का संगम मिलता है। मतलब ये संविधान का जो प्रस्तावना है, इससे देख के जनता यानी हम लोग मतलब पब्लिक का नैतिक और शक्ति का अवधारणा उसमें दिखाई देता है, संगम दिखता है, ठीक है। आगे देखिए, न्याय विधियों के आधार पर विधि के शासन का आधार तथा संविधान की व्याख्या उदाहरण मिलता है। मतलब जो न्याय विधियों के आधार पर जो संविधान का जो प्रस्तावना है वो विधि का शासन के आधार पर संविधान का व्याख्या का उदाहरण मिलता है, ठीक है। और देखिए संविधान प्रस्तावना को ना हम 3 भागों में बांट सकते हैं। देखिए सबसे पहला है प्रकृति, ठीक है, उसके बाद उद्देश्य, उसके बाद है महत्व, ठीक है। अब इनको देखिए हम थोड़ा इजी वे में थोड़ा समझाने की कोशिश किए, डायग्राम बना के आप लोग समझ सकते हैं। देखिए प्रकृति में आपका 4 चीज़ आता है। पहला आता है संप्रभुता, दूसरा समाजवादी, तीसरा लोकतांत्रिक और चौथा पंथ निरपेक्ष आता है, ठीक है। तो इस तरह से आप डायग्राम बनाकर दिखा सकते हैं। इसके बाद इन सबको हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, इसी का थर्ड आता है, सेकंड पॉइंट आता है उद्देश्य, ठीक है। प्रस्तावना का उद्देश्य तो यह स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को दिखाता है। इसी को हम कह सकते हैं न्याय का बात करता है। इसी को हम क्या कह सकते हैं, न्याय का बात करता है, ठीक है। अब इसका महत्व को देखिए, महत्व जो है वह जहाँ संविधान अस्पष्टता है वहाँ प्रस्तावना की महत्व को बताता है। मतलब जहाँ संविधान अस्पष्ट है वहाँ संविधान हमें प्रस्तावना के महत्व को बताता है, ठीक है। आगे देखिए, संविधान निर्माताओं के विचारों के सामने सहायक, मतलब संविधान जो निर्माताओं थे ना वो विचारकों के सामने सहायक थे, ठीक है। वो सहायक पे हेल्प करने का किए थे। और वर्तमान प्रासंगिकता है, महत्व का मतलब होता है वर्तमान प्रासंगिकता है, जो भी वर्तमान में चल रहा है उसको भी मद्देनजर रखते हुए प्रस्तावना को बनाया गया था, ठीक है। एक एक वर्ड को आप लोगों को डिफाइन करते हैं, ठीक है। देखिए प्रस्तावना के प्रकृति के संबंध में, ठीक है, तो भारत को संप्रभुता का संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य की अवधारणा को प्रस्तुत करता है। मतलब भारत जो है हमारे समाजवादी मतलब समाजों के प्रति, लोकतांत्रिक गणराज्य के प्रति अपनी अवधारणा को क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। इस बातों का आप लोग याद रखिए। अब धीरे धीरे हम आप लोगों को बताएंगे समाजवादी होता क्या है, लोकतांत्रिक क्या होता है, हम आगे पॉइंट हम आप लोगों को डिफाइन किए हैं। चलिए हम आगे बताते हैं। देखिए सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसको आपको डिफाइन करना चाहिए, हम भारत के लोग, ये प्रस्तावना का है, ठीक है। इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इस शब्द से आशय है कि भारत की जनता द्वारा संविधान के मूल स्रोत वर्गित है, वही शक्ति का केंद्र बिंदु है। मतलब जो संविधान है जनता का, हम लोग को जो संविधान है वही हमारा शक्ति का केंद्र बिंदु है। मतलब वहीं से हम लोगों को शक्ति प्राप्त होता है। संविधान में जितना शक्ति है सबको शक्ति उतना ही मिल सकता है, उससे ज़्यादा ना किसी को शक्ति है ना उससे ज़्यादा कम शक्ति मिल सकता है। जितना प्रधानमंत्री को भी कोई शक्ति मिलता है तो वो जितना संविधान में लिखा गया उससे ज़्यादा शक्ति उनको नहीं मिल सकता है। ये सब हमारे संविधान में लिखा गया है, ठीक है। आगे देखें, संप्रभुता संपन्न, इसका मतलब क्या होता है। देखिए संप्रभुता संपन्न है एक वर्ड है, इसको भी डिफाइन करना है। अब धीरे धीरे वर्ड को, जो हमारे प्रस्तावना में वर्ड था मेन वर्ड, उसको डिफाइन करिए,
ठीक है। तो संप्रभुता संपन्न में आंतरिक एवं बाहरी मामले में पूरी तरह संप्रभु होना, मतलब अपवाद में अंतर्राष्ट्रीय संघ के कारण कई तरह से अंकुश विद्यमान है। मतलब देखिए, जो आंतरिक एवं बाहरी मामले जो होंगे ना, वो पूरी तरह से संप्रभु होना चाहिए, मतलब एकदम एकदम सही होना चाहिए, जो चीज़ हो रहा है सब सही होनी चाहिए अंतर्राष्ट्रीय संधि के कारण। अंतर्राष्ट्रीय में जैसे अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र दूसरे देशों से संधि करके हमारे आंतरिक और बाहरी मामले को अच्छा से एकदम अच्छा से चलाना है, ठीक है, इसका कहने का मतलब होता है, ठीक है, इस वर्ड का। अब नेक्स्ट वर्ड जो आता है, हम आपको बताए थे कि हर एक वर्ड को डिफाइन करेंगे। उसी तरह देखिए समाजवादी। अब समाजवादी वर्ड को किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है, आप अपने अपने वर्ड में भी डिफाइन कर सकते हैं, ईजी में भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इसमें थोड़ा सा मेन पॉइंट दे दिए हैं जिससे कि आपको थोड़ा सा नंबर अच्छा मिले, ठीक है। देखिए शासन प्रशासन सरकार के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, मतलब समाजवादी कहने का मतलब है समाज में जितना भी लोग होगा सभी को अपना अपना अधिकार अच्छा से मिलेगा, ठीक है, सभी को अपना अपना अधिकार अच्छा से मिलेगा, ठीक है। और हम इसको बस अच्छा से समझाने के लिए केवल लिख दिए शासन प्रशासन सरकार में जितना कोई भी हो किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इससे आप लोग समझ जाइए समाजवादी मतलब समाज के प्रति आपको एग्रेसिव होना चाहिए, ठीक है। देखिए अब हम इसको थोड़ा सा डिफाइन कर दिए हैं, थोड़ा सा वर्गीकृत कर दिए हैं कि भूमि जमींदार प्रतिवर्ष असमानता, मतलब जो समाज में जो होता है, जैसे भूमि का जो जमींदार होता है और जमींदार लोग अपना अधिकार जमाता है गांव में समाज में, तो वो सब भी हटा दिया गया। और प्रीति वर्ष का मतलब होता है ख़त्म कर समाजवादी बनाया, मतलब प्रीति वर्ष को ख़त्म करके क्या बनाया गया था, समाजवादी बनाया गया था। और असमानता, हमारे समाज में असमानता को देखने को मिलता है, ठीक ना। देखिए अपवाद, इसके नकारात्मक और नस्लवाद है, मतलब जो समाजवाद का जो उल्टा होता है वो होता है नस्लवाद, ठीक है, नस्लवाद, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है इसी में पंथ निरपेक्ष। अब इनको भी समझने की आपको ज़रूरत है। देखिए संविधान के अंतर्गत पंथ निरपेक्ष पहले से मौजूद था, मतलब संविधान के अंतर्गत जो संविधान बन रहा था उससे पहले हमारे देश में पंथ निरपेक्ष मौजूद था, लेकिन 1976 में इसे जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, 1976 में जोड़ा गया। अब पंथ निरपेक्ष को दो भागों में बांट सकते हैं। देखिए एक होता है धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष, ठीक है। धर्म निरपेक्ष का मतलब होता है कि नकारात्मक चीज़ है और ये पश्चिमी सभ्यता के अवधारणा पर आधारित, मतलब धर्म निरपेक्ष जो है वो नकारात्मक है, मतलब वो नेगेटिव चीज़ हमको दिखाया है, ठीक है। और पंथ निरपेक्ष जो सकारात्मक चीज़ है और यह इसका कोई धर्म नहीं होता, मतलब हमारा देश पंथ निरपेक्ष जिसका कोई धर्म नहीं है, हम लोग सभी धर्म को रख सकते हैं, दोनों का मतलब सेम है, बट लेकिन समझना है धर्म निरपेक्ष मतलब होता है नकारात्मक और पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है सकारात्मक, ठीक है। आगे देखें, इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रस्तावना में लोकतांत्रिक। अब लोकतांत्रिक का मतलब आप समझ सकते हैं कि जनता का सरकार, तो ये अपना अपना इजी वर्ड में भी आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन मेन पॉइंट जो होता है वो हम आप लोगों को बता देते हैं। देखिए हमने लोकतंत्र को चुना है और हमारा देश लोकतंत्र है, ठीक है, हमारा देश लोकतंत्र है। अब ये लोग इस आंसर को देख के कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ये जो आंसर है ये यूपीएससी पर्पज से बनाया गया, आप सेमेस्टर में भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और लोकतंत्र में तो आप लोग जानते हैं कि जनता ही सबसे अधिक शक्तिशाली होती है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है जनता का पावर, ठीक है, जो हमारे देश में भी है, ठीक है। और जनता ही शासक, मतलब जनता के हाथ में भी पावर होगा, जनता ही शासक होगा, जो भी करेगा सब जनता ही करेगा, ठीक है। लोकतांत्रिक का मतलब होता है, आप लोग इसमें अपने से भी लिख सकते हैं, लेकिन ये सब वर्ड डालिएगा जरूर, ठीक है, आंसर में, ठीक है। या नेता को चुनते हैं और उसे पद से हटाते हैं, मतलब जनता ही नेता को चुनते भी हैं और पद से हटाते हैं, ठीक है। और यह जनता के शासन पर आधारित होता है, यह जनता के शासन पर आधारित होता है। अब देखिए हम इसको थोड़ा सा डिफाइन किए हैं, थोड़ा बैलेंस करने के लिए दिखाते कैसे बैलेंस करें। प्रतीकात्मक लोकतंत्र, जन भागीदारी लोकतंत्र, विचारमूलक लोकतंत्र, मतलब ये सब लोकतंत्र है। इसको डिवीजन ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, तो चेक किए कि बैलेंस कैसे किया जाता है पावर में, ठीक ना। अब देखिए निर्वाचित प्रतिनिधि, ठीक है, निर्वाचित प्रतिनिधि मतलब जो होता है वो जनता के द्वारा चुना जाता है और सरकार का शक्ति जो होता है संविधान द्वारा मिलता है। ये बात को याद रखिएगा, डिवीजन ऑफ पावर जो है वो सरकार से मिलता है, ठीक है, डिवीजन ऑफ जो पावर है वह सरकार को संविधान से मिलता है, ठीक है। और निर्वाचित प्रतिनिधि जो है हम लोग जनता हम लोग चुनते हैं, ठीक है। मतलब कि इसका मतलब समझ में आ जाना चाहिए, आपको चेक और बैलेंस बताए थे कि इसका मतलब ये आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी नेता हो, कोई भी कुछ भी हो, सबको हम लोग चुनेंगे, लेकिन पावर उसको कहाँ से मिलेगा भाई,
मिलेगा पावर? संविधान से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? संविधान से। वो अपने मन मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। ये इसलिए हम आप लोगों को चेक बैलेंस करके दिखा दिए, ठीक है। आगे देखिए, भारत के लोकतंत्र के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में उदारवादी है, ठीक है। अब देखिए, प्रस्तावना के उद्देश्य यानी सिद्धांत को निर्माता ने दो महत्वपूर्ण मूलभूत अधिकार को दिए हैं। आपको लास्ट में हम बताएंगे कौन कौन से पॉइंट को आपको याद करके ही जाना है और वही पॉइंट लिखना है एग्जाम में। और बस पॉइंट को याद करिए और आंसर खुद से भी आप लोग बना सकते हैं। बस नॉलेज के लिए इस क्लास को पूरा तरह से देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए, सिद्धांत को ना दो तरीका में बांटा गया है, ठीक है। सिद्धांत को जो है ना, उद्देश्य को, एक स्वतंत्रता में, एक न्याय में। स्वतंत्रता में आपका आता है विचार, अभिव्यक्त, विश्वास, धर्म, उपासन। न्याय में आता है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ठीक है। अब इन सब को हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। देखिए कैसे। इन सभी उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए व्यक्ति की स्वतंत्रता को, अपने विचार को अपने अभिव्यक्त पद्धति के अनुसार अपने कर्तव्य को पूरा कर सकता है। मतलब जितना चीज़ अब उद्देश्य हम दिखाएं, ये सब हमारा ही कर्तव्य है, हम जनता का ही कर्तव्य है कि हम अपने अभिव्यक्त को, विचार को, समाज को, आर्थिक को, राजनीति को कैसे ढंग से चला सकते हैं। अब उदाहरण हम आपको देते हैं, ठीक है। उदाहरण के अनुसार आर्टिकल 19 जो अभिव्यक्त को दिखाता है, और आर्टिकल जो 25 से 28 ये धार्मिक स्वतंत्रता को दिखाता है, और आर्टिकल 21 जो है जीवन की स्वतंत्रता को दिखाता है, ठीक। अब जो प्रस्तावना के न्याय के संबंध में जो सिद्धांत थे, उद्देश्य तो पूरा करने के लिए जो जो शब्द है उसको हम आप लोगों को डिफाइन करेंगे, ठीक है। सामाजिक, अब सामाजिक को आप लोग खुद से डिफाइन कर सकते हैं। मतलब समाज के बारे में लिखना है कि समाज में भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये मतलब समाज की मतलब अच्छाई को दिखाना है, बुराई को दिखाना है। और अगर आप लोग पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है तो आर्टिकल को भी दिखाना है। तो समाज के बारे में आर्टिकल 15, 14, 17, 37, 41 और 42 में डिफाइन किया गया। आप इसको भी लिख सकते हैं कि इस नाम आर्टिकल में डिफाइन किया। बस मेन चीज़ हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, जो याद करना है। ये तो सामाजिक को आप लोग खुद से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और आर्थिक का मतलब होता है क्या? देखिए, आर्थिक जो है ना, आर्थिक का मतलब होता है गरीब और अमीर, मतलब समान व्यवहार नहीं होता है, समान व्यवहार होना चाहिए। तो ये चीज़ को आप लोग खुद से डिफाइन करना है। बस मेन चीज़ आपको याद रखना है कि आर्थिक का मतलब होता है गरीब और अमीर। इसके बारे में आपको दिखाना है समान व्यवहार करके, ठीक है, समाज में, ठीक है। आगे देखिए, राजनीतिक। अब राजनीतिक का मतलब क्या होता है कि राजनीतिक मतलब पॉलिटिक्स, क्या मतलब महिलाओं पुरुष में क्या क्या भेदभाव हुआ, कितना उम्र से दिखाया, ये सब आप लोग खुद से डिफाइन कर लीजिए। लेकिन हम थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं कि महिला और पुरुष को 18 वर्ष के उम्र के अधिक लोगों को मत देने का अधिकार। मतलब मेन चीज़ ये पॉइंट आपको लिखना ही है। इससे ज़्यादा आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन लिखना है कि महिला और पुरुष को 18 वर्ष की उम्र में ही अब अधिकार है वोट देने का, मत देने का, ठीक है। और इसके बाद आप लोग राजनीतिक के बारे में खुद से भी डिफाइन करें। अगर ज़्यादा बड़ा आंसर लिखना है, ज़्यादा पेज का, तो आप लोग डिफाइन कर दीजिएगा, लेकिन ये सब पॉइंट छोड़िएगा नहीं। तो ये नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है समता, ठीक है, सॉरी, समता। तो नागरिकों के अवसर एवं प्रतिष्ठा की समता से संबंधित। समता मतलब एकदम नागरिक में सेम समान व्यवहार होना चाहिए। समता के बिना स्वतंत्रता का अर्थ नहीं, समता के बिना स्वतंत्रता का अर्थ नहीं है। जैसे गोरा काला दिखता है ना, तो ये सब भेदभाव नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये सब बारे में आप लोग खुद से लिखिए और मेन पॉइंट हम आप लोगों को बता देते हैं। सभी नागरिक विधि की दृष्टि से व्यवहार से बराबर है, देश के विधियों के समान संरक्षण प्राप्त है, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट आपको खुद से डिफाइन करना, बंधुता। बंधुता का मतलब होता है कि जो राज्य है, देश है, उसका भाषा, क्षेत्र, धार्मिक, सबका सब कुछ समान होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें आप खुद से आप लोग डिफाइन कर लिए। बस ये 3-4 पॉइंट लिखना है। और विविधता को समाप्त करके समरसता और भाईचारा की भावना को बढ़ाना है, ठीक है। ये सब चीज़ आप लोगों को खुद से डिफाइन करके एकदम डिफाइन कीजिएगा अच्छे से, तो पेज भर जाएगा, ठीक है। बस हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, महत्व के स्वरूप के आधार पर कहा गया है कि प्रस्तावना, क्या कहा गया है, देखिए, संविधान के मूल ढांचे की ओर संकेत करती है। संविधान जो है मूल ढांचे की ओर क्या करती है, संकेत करती है, ये महत्व, ठीक है। और आर्टिकल 356 के अंतर्गत कोई परिवर्तन न्यायिक
पुराणावलोकन के अनुरूप है, जो प्रस्तावना के अनुरूप जीवित है। मतलब जो आर्टिकल ये सब जो है ये जीवित इसी के अनुसार है। ठीक है, आगे देखें। वर्तमान या भविष्य में कोई ऐतिहासिक ताकत इसमें संशोधन नहीं कर सकता। मतलब प्रस्तावना में कोई भी संशोधन नहीं कर सकता, ये इसका इम्पोर्टेंस है, महत्व है। ठीक है, आगे देखें। जहाँ संविधान स्पष्ट है वहाँ संविधान मार्गदर्शन बनती है। जहाँ पर संविधान स्पष्ट है वहाँ पर मार्गदर्शन बनता है। देखिए, इतना जितना भी पॉइंट आपको बताएं उसमें से खुद से आप लोग ऐड करते चलिएगा। एग्जाम में जो जो हम समझाए हैं उस बातों को ध्यान देते हुए आपको ऐड करना है। ठीक है, और हम आपको बताएंगे अभी इंक्लूजन बचा हुआ है, मतलब निष्कर्ष अभी बचा हुआ है, इसको हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन से पॉइंट को आपको अच्छा से ज़्यादा ध्यान देना है। देखिए, जैसे कि आपको देखिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है भूमिका पे, जो हम बोल दिए उसको थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, और ये सब पॉइंट को केवल याद करिएगा, हम खुद याद करके गए थे एग्जाम में, पॉइंट को याद करिएगा। ठीक है, पॉइंट को याद करने के बाद इसमें खुद से आप लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद कीजिएगा, केवल पॉइंट याद कीजिए समाजवादी। अब समाजवादी के बारे में खुद से लिखिएगा, और ये जो हम बताएं इसको थोड़ा ज़्यादा डीपली पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इस तरह जो जो पॉइंट बताते चलें, जैसे कि आपको देखिए, हम पंथ निरपेक्ष बताएं, इस पॉइंट को याद कीजिए, इसके बारे में ये सब जो मेन चीज़ हम बताएं और उसके बारे में खुद से लिखिए। लोकतांत्रिक के बारे में लिखिए। ठीक है, ये बैलेंस करके दिखाइए। ठीक है, उसके बाद ये सब मेन पॉइंट जो है उद्देश्य का, सामाजिक, ये सब याद करना है। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये सब समानता को याद करना है। ठीक है, और ये मेन पॉइंट को याद कर लेना है, और उसके बाद ये महत्व को अच्छा से थोड़ा सा पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद ही आपको जाना है। क्वेश्चन के उतना आंसर को याद करने का कोशिश नहीं कीजिएगा। ठीक है, अब देख लीजिए लास्ट में हम लोग क्या देख लेते हैं, निष्कर्ष को देख लेते हैं। किसको देख लेते हैं, निष्कर्ष। ठीक है, देखिए, इन सभी तथ्यों के आधार पर प्रस्तावना की दर्शन को संगठित रूप में इसके आधारभूत सिद्धांत की प्रकृति, मतलब जो निष्कर्ष है इसको आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, हम EGB में दे रहे हैं और लास्ट में लिखना जरूरी है। ठीक है, तो संगठित रूप में इसके आधारभूत सिद्धांत की प्रकृति, जीवंत, विकासनशील, भविष्यवाणी, प्रारूप का दर्शन। मतलब जो प्रस्तावना जो है ना, जो हमारे आधारभूत को दिखाता है, हमारे इतिहास को दिखाता है, हम कैसे आगे भविष्य में जिएंगे, सब चीज़ को प्रस्तावना दिखा देता है। तो ये हमारा क्या है, दर्शन है, जो 104 संविधान संशोधन के बावजूद मूलभूत सिद्धांत की प्रकृति, प्रासंगिक को दिखाता है, जो संविधान निर्माता की दूरदर्शी को भी क्या करता है, दिखाता है। इस तरह से आप लोग लास्ट में निष्कर्ष लिख दीजिएगा, ताकि आप लोगों को मार्क्स पूरा मिले। हम जो जो पॉइंट बोले हैं याद करने के लिए, बस वो याद कर लीजिए, और उसमें कुछ कुछ जोड़ लीजिएगा, और जो जो हम बस मेन पॉइंट लिखा दिए उसको केवल याद कर लीजिएगा, और कुछ कुछ पॉइंट ऐसा है जो खुद से भी लिखा जाता है। ठीक है, यहीं तक भी आप लोगों के इस क्वेश्चन के आंसर को एंड कर दीजिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।